हाय ऑल। तो आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दैट इज़ फॉर साइंस, और इसके जो क्वेश्चन स्टार्ट्स हैं वो 61 to 90 हैं। ठीक है, आज हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। ये पैराग्राफ आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है और जो भी करेक्ट आंसर है वो उसको फिल करना है। इसमें पूछा है ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। ध्वनि जो होती है आपकी वो हमेशा वाइब्रेशन से बनती है। भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जो है वो वाइब्रेटिंग पार्ट अलग होता है। इन्होंने पूछा है कि जो एक्स है उसमें जो आवाज़ है वो तानित तार यानी कि जो साउंड है वो स्ट्रिंग्स के थ्रू बन रही है। ठीक है, जो वाई है उसमें मेम्ब्रेन के थ्रू बन रही है और जो जेड है उसमें कंपमान जो भाग है दैट इज़ योर एयर कॉलम। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें पूछा है कि जो एक्स वाई जेड है वो कौन कौन से साउंड इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला है सितार, हारमोनियम, ढोलक। अगर आप लास्ट में देखेंगे तो इन्होंने बोला है एयर कॉलम। ढोलक में एयर कॉलम नहीं होती है। ढोलक जो होता है उसमें ध्वनि करने वाला जो भाग होता है वो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट को अगर आप देखेंगे ढोलक, एकतारा, मुख ऑर्गन नहीं, ये आपका जो है लास्ट वाला जो है दैट इज़ नॉट योर ईयर कॉलम। थर्ड अगर आप देखेंगे गिटार, तबला और शहनाई करेक्ट है, क्योंकि जो शहनाई होती है उसमें जो आपका साउंड प्रोड्यूस होती है वो ईयर कॉलम के थ्रू ही होती है। ठीक है, इसका जो वाइब्रेटिंग पार्ट होता है साउंड को प्रोड्यूस करने वाला दैट इज़ ओनली ईयर कॉलम। ठीक है, आप शहनाई मुंह से बजाते हैं, हवा जाती है तो वो क्या होता है आपका ईयर कॉलम। ठीक है, तबला जो होता है इसमें मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कंपन उत्पन्न होता है वो तानित झिल्ली होती है। गिटार जो होता है उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन होती है, इसमें एयर कॉलम होता है। एक तारा, वायलिन एंड पियानो, पियानो में एयर कॉलम नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई जस्ट होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। इनकी टेबल मैं आपको कल दे दूंगी, तो आप ऑप्शन देखिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। नेक्स्ट है कॉपर, फॉस्फोरस, कैल्शियम। नेक्स्ट है सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। थर्ड इज जिंक, आयरन एंड मैंगनीज। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। जो मैंगनीज होता है ना, ये हमेशा याद रखिएगा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, जो मैंगनीज होता है वो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता, जबकि मैग्नीशियम जो होता है वो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, सल्फर आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और जो कैल्शियम होता है दैट इज़ ऑल्सो योर मैक्रो न्यूट्रिएंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं और करेक्ट ऑप्शन बताना है। द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इन्होंने बोला है रात में आकाश में जो तारे होते हैं वो ईस्ट से कहाँ जाते हैं, वेस्ट में। ठीक है, ऐसा मूव होते वो दिखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना असर्शन और रीज़न वाले, इनको हमेशा आप बिकॉज लगा के सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ अगर आप क्योंकि लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, रात्रि आकाश में जो तारे होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जो तारे हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं और जो अर्थ रोटेट होती है दैट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए और आर दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड आई जस्ट होप आई क्लियर द क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। यानी कि जो लोहे में जंग लगती है उसके लिए रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें पूछा है कौन कौन से सही हैं। जो लोहा होता है और ऑक्सीजन है उसके बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है, सही है। आयरन रस्टिंग क्या होती है, जब आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका जंग खाता है, तो ये क्या होती है, केमिकल रिएक्शन है। इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर रिलीज होती है। ये रूम टेम्परेचर पर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आपका जो रूम टेम्परेचर होता है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो यूजुअली जो रूम टेम्परेचर है उस पर भी आपकी ये रिएक्शन हो सकती है। इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार आपका जो लोहा है वो जंग खा गया तो वापस से वो लोहे में कन्वर्ट हो जाए। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए, बी और सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द सब्सटेंस इन कॉलम ए विद देयर केमिकल नेम्स इन कॉलम बी। कॉलम ए है उसमें नाम दिए गए हैं, उनको उनके केमिकल नेम के साथ रिलेट करना है। अब इसमें देखिए पहला है बुझा। अगर आप सिंपली देखेंगे तो जो सिंपल है पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। सादा नमक क्या होता है आपका? NaCl। ठीक है, NaCl को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो ये कहाँ है आपका? सादा नमक हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 6th। ठीक है, A6 कहाँ पे है? ये नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब 2 में और 4 में सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कैसे? ए का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सॉरी, जो सादा नमक है उसका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब यह बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जो होता है वो आपका हमेशा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बुझा चूना इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। जो कास्टिक सोडा होता है ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका NaOH। नेक्स्ट है बिना बुझा चूना। इसका फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CaO। जो बिना बुझा चूना होता है इसी को हम बोलते हैं लाइम सोडा। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जो यूजुअली हम इनो पाउडर वगैरह सब यूज़ करते हैं घर पे। दैट इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। अ लॉ इज अ थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। ठीक है, इसमें इसने पूछा है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज केवल ए। क्यों? जो फैक्ट होता है ना, कोई भी फैक्ट जो होता है वो तभी सही होता है जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आप रिपीटेडली उस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो जब रिपीटेडली आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च करेंगे तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, और जब ऑब्जर्वेशन होगा तभी तो आप उसको बोलेंगे कि यार ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, 2 + 2 4 होता है, तो इस चीज़ को अगर आप बार बार करेंगे तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार 2 + 2 करने पे बार बार 4 आ रहा है, तो ये क्या होगा? इट्स अ फैक्ट, नोबडी कैन डिनाई इट। लेकिन सेकंड है अ लॉ इज ए थ्योरी। लॉ कभी भी एक थ्योरी नहीं होती है। लॉ अलग चीज़ होती है, थ्योरी अलग चीज़ होती है। लॉ हमेशा नियम होता है और थ्योरी अलग होता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। जब एक नेगेटिवली चार्ज रॉड जो होती है उसको एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाया जाता है। ठीक है, ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ जो होती है उसको अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो क्या होता है? द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट। जो इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। दोनों जो इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां होती हैं वो सिमिलर चार्ज बियर करती हैं। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोस्कोप पर पास होता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो दूर चली जाती हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या कि जो ए है वो तो अवलोकन है, जबकि बी और सी जो है वो क्या है? अनुमान है। क्यों? ए क्या कह रहा है? जब पहले क्वेश्चन समझिए, कोई भी नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, उसको आप एक इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर के गए। ठीक है, तो उसने इसमें 3 चीज़ें दी हैं कि ए जो है वो ऑब्जर्वेशन है, विद्युतदर्शी पत्तियां जो होती हैं वो एक दूसरे से क्या होंगी? दूर जाएंगी। ठीक है, जो विद्युतदर्शी पत्तियां होती हैं वो एक दूसरे से क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां जो होती हैं वो समान आवेश अर्जित करेंगी। ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इनकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है? आपने ऑब्जर्व की है।
और जबकि ये और ये क्या है, आपने एक प्रिडिक्ट किया है, ये आपका एक गैस है, ठीक है, ये आपका एक ये आपका क्या है, एक अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ए क्या है, ऑब्जर्वेशन है, और बी और सी क्या है, आपके अनुमान है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन जो होता है उसके लिए एक तो NO2 रेस्पॉन्सिबल होती है और एक SO2 रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, ओजोन एक लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों जो है वो आपके करेक्ट आंसर होंगे। सो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसाइजिंग स्किल। यानी कि जो परिकल्पना हम करते हैं, परिकल्पना जब भी हम करते हैं तो उस स्किल का कौन सा एक पार्ट नहीं है। मतलब जब आप कोई भी परिकल्पना करते हो तो उसको क्या है जो नहीं दर्शाता। खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन और संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, सूचना एकत्रित करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, किसी प्रयोग के लिए चर की पहचान करना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपने दिमाग में लाते हैं, ठीक है, तो आप उसमें क्या चीज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी ऐसे लिखना है, ठीक है, या पैसेज लिखना है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आपको कोई सिचुएशन दी गई कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते या फिर आप चीफ मिनिस्टर होते, ठीक है, तो आप क्या करते, सबसे पहले क्वेश्चंस बनाते, ठीक है, जो आपको वहाँ उस रिसर्च तक लेकर जाते, ठीक है। कुछ सिद्धांत के विषय में अवलोकन और संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करते, ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप जो हैं, ठीक है, उनको आप अटेम्प्ट करते, उनको एक्सप्लेन करते, लेकिन आप ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते नहीं, आप सेंसेस को इसमें उपयोग नहीं करते। किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना बिल्कुल है, आप हमेशा वेरिएबल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर, जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो वाटर के साथ और ना ही एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ब्रोमीन गैस है, अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊं तो ये क्या वाटर प्रोड्यूस करेगी, ये एसिड बनाएगी, नहीं बनाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों ए और बी जो है इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट, ठीक है, देन रिटर्न्स टू द थ्रोअर। Which of the following quantities have the same values during the upward and downward motion of the ball? इसने बोला है कि ये मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, इसने बॉल को ऊपर फेंका, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक ये गई, ये वापस से नीचे आती है इसके हाथ में, ठीक है, मतलब वापस इसके पास आ जाती है। इसने बोला है इस पूरी प्रोसेस में ऊपर जाने और नीचे आने में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बिल्कुल सेम रहेगी, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है जब बॉल ऊपर जाएगी और जब बॉल नीचे आएगी। एक्सीलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एक्सीलरेशन, ठीक है। जो गुरुत्व काम करता है, ठीक है, गुरुत्व जब काम करेगा तो वो ऊपर जाने में और नीचे जाने में चेंज होता है। बॉल ऊपर गई है और नीचे आई है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फोर्स जब आप ऊपर भेजते हो तो फोर्स लगता है, गुरुत्व का बल लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जब नीचे आता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग होता है। लेकिन जो एक्सीलरेशन होता है, जिस त्वरण के साथ ये ऊपर जाएगी उसी त्वरण के साथ ये नीचे आती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अ बॉडी हैज ए लीनियर मोमेंटम ऑफ p एंड ए मास ऑफ m, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। इसमें इन्होंने पूछा है कि जो बॉडी होती है उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, p है, यानी कि रैखिक संवेग p है। जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज p इज इक्वल टू mv, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन m, ठीक है, ये v नहीं इधर जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p अपॉन m। अगर आप इस p अपॉन m की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे m स्क्वायर, ठीक है। तो m से क्या होगा, ये m कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, p स्क्वायर अपॉन 2m,
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अपर प्राइमरी लेवल। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर होता है आपका 6 to 8, उस पर आपको कोई केमिकल रिएक्शन समझानी है, ठीक है, तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको यूज़ करेंगे। संयोजकता इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना, इसका और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। रासायनिक समीकरण जो है उनको प्रतीकात्मक रूप में रखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित और उदाहरण देना, उन अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। एक बात याद रखिए, अगर आप अवधारणा की व्याख्या कर देंगे तो ये क्या होता है, रटना हो जाएगा, ठीक है, उससे विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। अगर आप प्रतीकात्मक रूप में किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख देंगे और विद्यार्थियों से ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे तो उसमें भी उनका एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर आप परिभाषित करते हैं, उदाहरण दे देते हैं तो ये भी गलत है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं जो उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है, तो ऐसी जो स्ट्रेटजीज होती हैं या फिर ऐसे जो थ्योरी होती है वो बच्चों पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ एनिमल्स इन विच ऑल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें पूछा है कि उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तितली नहीं होती है, तितली नहीं होगी, ठीक है, तितली नहीं होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर स्टारफिश, मछली एंड मेंढक। ये तीनों ही जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें दिया गया है कंसीडर द टेस्ट आइटम गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। जो कॉलम ए है उसमें आपकी यूनिट्स दी हुई है, यूनिट ऑफ 4, सिंबल ऑफ आयरन, ये सब दिया हुआ है, और यहाँ इधर जो है कॉलम बी में इनकी यूनिट्स दी हुई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, इसमें यह पूछा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा रीजन नहीं है जो आइटम को पुअरली कंस्ट्रक्ट करने के लिए जस्टिफाई करे। ठीक है, हिंदी में देखें तो क्या है कि यह उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इसका कारण कौन सा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 75 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। कॉलम ए और जी बी हैं उनमें असमान प्रविष्टियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्ति प्रविष्टियां हैं, बिल्कुल सही है। मिलते हुए युग्मों का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। प्रविष्टियों के बीच में विसंगति है, और सेकंड है कॉलम ए और बी जो है उनमें असमान प्रविष्टियां हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ड्राई रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है उसके थ्रू पानी जो होता है वो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है। जब आप रेजिन को अंदर रखेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, पानी क्या होता है, डाइल्यूट होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो है वो किशमिश के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब हम रात को किशमिश भिगाते हैं तो वो सुबह फूल जाती है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूजन जो है वो दोनों जगह इक्वल हो जाता है। प्लांट सेल्स हैव ए सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही है और ये भी सही है। सो ए एंड आर आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीजेज एट अपर प्राइमरी लेवल। इन्होंने पूछा है कि 6 से 8 के जो बच्चे होते हैं उनको अगर आपको बीमारी पढ़ानी है, अभावजन्य रोग पढ़ाने हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी जो है सबसे अच्छी कौन सी होगी। ठीक है, संतुलित आहार की परिभाषा दे देना। जहाँ परिभाषा वर्ड आ जाता है ना कि आप परिभाषा दे रहे हैं तो वो हमेशा गलत होगा।
परिभाषा प्रदान करने का मतलब है कि आप बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं। अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। नेक्स्ट है मानव शरीर में विभिन्न पोषक और जिन क्रियाओं को वे निष्पादन करते हैं उन्हें सूचीबद्ध करना। सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्या कि जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है आप उसको अरेंज करो। ठीक है, जो बताता है कि कौन सी एक डेफिशिएंसी डिजीज बंदे के अंदर है और उसके ऊपर एक डिस्कशन होल्ड करो। मान लीजिए जैसे मैं क्लास की कोई टीचर हूँ या फिर आप में से कोई क्लास का एक टीचर है। ठीक है, आप एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं जिसमें लिखा हुआ है मान लीजिए आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिलेटेड एक डिस्कशन जो है वो क्लास में करेंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बच्चे विटामिन डी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट सेप्टिसिज्म। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसको प्रमोट करता है कि विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। बिल्कुल सही है कि जो साइंस होता है वो आगमनात्मक होता है। पहले साइंस में आपको उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण से आपको नियमों की तरफ ले जाया जाता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ आपको ले जाया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों के जांच परिणाम पर विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं और दूसरा कोई साइंटिस्ट है, तो जरूरी नहीं कि आप दूसरे साइंटिस्ट के जो भी रिजल्ट आए हैं उन पे बिलीव कर लें। आप अपनी जांच खुद करेंगे, वो अपनी जांच खुद करेंगे। वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं और अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, दे ऑल आर ओपन माइंडेड। ठीक है, और उनके अंदर जो होता है अपने विचारों को चेंज करने की एक कैपेसिटी होती है। दैट मीन्स वो उनके अंदर ये विलिंग होती है कि वो अपने विचारों को चेंज कर सके। लेकिन अगर आप इसको देखें, साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ ए क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल एविडेंस। इसमें इसने बोला है कि जो विषयनिष्ठ आनुभविक साक्ष्य होते हैं उनके आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं, ऐसा नहीं है। साइंस जो होती है दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन रियलिटी। ठीक है, तो जो विषयनिष्ठ आनुभविक साक्ष्य है उसके आधार पर वो कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो वैलिडिटी होती है उसको जज नहीं करते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे क्या पूछा था कि साइंस जो होती है वो संदेहवाद को बढ़ाती है, वो इसी चीज पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स ऑफ मास 500 ग्राम इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, इसका है कि एक क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज है। ठीक है, ये कोई मेज है, इस पे क्या है, आपकी एक बुक रखी हुई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो बॉक्स पड़ा है इस टेबल पर वो 500 ग्राम का है। ठीक है, अब उस पर लगने वाले जो बल हैं उनके बारे में आपको एक स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उस पर कोई बल काम नहीं करता, गलत है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर टेबल पे रखी है तो उस पर 2 बल काम करते हैं। एक बल उस पर ऊपर से लगता है और एक बल उस पर टेबल के नीचे से लगता है। अधोमुखी दिशा में उस पर 5N का असंतुलित बल काम करता है। अनबैलेंस्ड फोर्स 5 न्यूटन का एक नीचे से काम कर रहा है, नहीं। संतुलित बलों का युग्म उस पर काम करता है, बिल्कुल सही है। ऊपरी मुखी दिशा से नहीं, ऐसा नहीं है कि ऊपर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है या नीचे से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, नहीं, दोनों ही डायरेक्शन से उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, तभी जो टेबल पे कोई भी चीज रखी रहती है वो कभी भी गिरती नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। X इज a डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी अराउंड कॉर्नर्स। इसमें पूछा है कि एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है वो होता है आपका परिदर्शी। ठीक है, जो परिदर्शी होता है इसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। अब इसने पूछा है कि जो परिदर्शी होती है ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि जो पेरिस्कोप होता है ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। एक बात याद रखिएगा, जो पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप जो होता है वो हमेशा आपका रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है, यानी कि परावर्तन पर बेस्ड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 80 का करेक्ट आंसर होगा 3।
और जो डिवाइस हम चारों कोनों में देखने के लिए, कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर पेरिस्कोप। अब है क्वेश्चन नंबर 81। एक्स और वाई जो है वो थिक ब्लैक लिक्विड्स है, ठीक है। एक है एक्स और एक है वाई, ये दोनों ही क्या है, ब्लैक लिक्विड हैं, ठीक है। ये दोनों ही ब्लैक लिक्विड कैसे हैं, थिक हैं। अब इसने बोला है कि विच कैन बी यूज फॉर मेटलिंग द रोड्स, इन दोनों को ही हम रोड बनाने के काम में लेते हैं, ठीक है, रोड को पक्का करने में। इसने पूछा है एक्स पेट्रोलियम से बना है और वाई जो है वो कोयले से बना है, तो इनमें से एक्स और वाई जो है वो क्या है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बिटुमेन और कोलतार। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोलियम जेली होती है उससे जो बनता है वो होता है आपका बिटुमेन। बिटुमेन हमेशा आपका जेली से बनता है, और जो कोलतार होता है वो हमेशा आपका कोल से डिराइव होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट ऑफ ए क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय ए टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। क्या है, जो एक टीचर जो है वो प्रदर्शन, कोई भी चीज़ अगर डेमोन्स्ट्रेशन करता है तो उसको मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना सही है। क्लास में कोई भी चीज़ अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो उससे पहले क्या प्रैक्टिस तो करेंगे ना, ये तो नहीं ना कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है समय पूर्व भी उन संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, यानी कि लिंकेज दैट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक। ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन देने से पहले ही जो है स्टूडेंट्स को जो जो चीज़ें चाहिए उनके बारे में आप उनको बल दे रहे हो, ठीक है। प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना, जो भी आपको डेमो देना होता है, अगर मान लो आप फूड के ऊपर डेमो दे रहे हैं तो उसको आप एक्सप्लेन तो करेंगे ना। फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, अगर आप फूड के ऊपर कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है या फिर जो डिस्कशन है वो भी क्लास में करेंगे, ठीक है। परिचर्चा के साथ ही तो आप प्रदर्शन करेंगे, तो ये भी है और ये भी है। लेकिन बल देना, आप बच्चों के ऊपर बल नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसमें आप बच्चों के ऊपर बल नहीं दे सकते, ठीक है, और वो भी समय से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जो खाद होती है ना, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिच होते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में एज़ कम्पेयर टू मैन्योर, क्योंकि जो मैन्योर होता है उनमें जो NPK होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। तो इसलिए फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर जो होते हैं वो इस कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ह्यूमस भी मैन्योर प्रोवाइड करते हैं और ये भी मैन्योर प्रोवाइड करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये करेक्टली मैच करना है। कॉलम ए को यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, ये सारे क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं, ठीक है। तो इनको इससे मैच करना है। जो रोज है उसमें किससे होता है, ईस्ट में, फर्न्स में और स्पाइरो गायरा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्यों? जो रोज होता है उसमें जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। जो कायिक प्रजनन होता है उसकी वजह से रोज में आप क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। जो ईस्ट होती है इसमें हम बडिंग मेथड, ईस्ट बडिंग मेथड जो होता है उसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो फंस होते हैं उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है और जो स्पाइरो गायरा होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी बहुत सारी डिजीज जो होती हैं वो कॉज होती हैं। कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ किससे होती हैं, फंगस से होती हैं और कुछ किससे होती हैं, वायरस से
होती हैं, ठीक है। पहला है रस्ट ऑफ व्हीट। जो रस्ट ऑफ व्हीट होती है ये आपकी एक फंगल डिजीज है। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी ये आपकी एक वायरल डिजीज है। लेकिन जो सिट्रस कैंकर होता है दैट इज योर बैक्टीरियल डिजीज। तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग दी 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1/3 ओमेगा ईच। इन्होंने बोला है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर, अधिकतम प्रतिरोध निकालिए और न्यूनतम प्रतिरोध निकालिए। इनके बीच का जो अंतर है जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, पहले आप 1/3 ओम 1/3 ओम और 1/3 ओम इनका जब आप वो निकालेंगे श्रेणी क्रम में तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज योर 9 ओम, ठीक है। ये आपका लेसे क्या आएगा 3, ठीक है। इधर आ जाएगा 3 3 3 तो ये कितना हो जाएगा 9/9 तो ये कितना आएगा 1 ओम, ठीक है। और इसी को जब आप समानांतर उसमें जोड़ेंगे तो 1 बाय रेसिप्रोकल उसमें जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो इसका जो आपका आंसर आएगा दैट इज 1/9 ओम, ठीक है। अब इसको जब इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 - 1/9 ये 9 हो जाएगा, इधर आएगा 9, इधर आ जाएगा आपका 1 तो ये हो जाएगा आपका 8 ये हो जाएगा आपका 8/9 ओम, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 8/9 ओम। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए, जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1 ओम, ठीक है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 LS निकालिए कितना आएगा 3, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/9 सो द 1 ओम। और जब आप इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे दैट इज योर रेसिप्रोकल उसमें लिखा जाता है 1/1/3 1/3 1/3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/9 ओम। और जब इसमें से आप इसको 1 में से 1/9 ओम को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 8/9 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। अ टीचर वाइल टीचिंग द चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स टू क्लास 6 स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग इमेजेस टू हर स्टूडेंट्स। यानी कि एक शिक्षिका है वो कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय अलग अलग इमेज दिखाती है, ठीक है। जैसे जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली, उड़ता हवाई जहाज। उसके बाद वो विद्यार्थियों को इमेज की आकृति और जो गति है उसके प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा, ठीक है। मतलब बच्चे जो हैं वो किस चीज को ज्यादा यूज करेंगे, वर्गीकरण, अवलोकन, आगमनात्मक तर्कशीलता और मापन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर, देखिए इसमें बोला है कि वो क्या कर रही है, कुछ कुछ चीजें दिखा रही है, ठीक है। जल यात्रा की नाव, तैरती मछली, उड़ता हवाई जहाज, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, बॉडी मूवमेंट से, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उन्होंने दिखाया, टीचर ने दिखाया, ठीक है। बच्चे उस चीज, जितने भी वो ऑब्जेक्ट सिखा रही हैं उनको बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बच्चे जब उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो वो आगमनात्मक तर्कशीलता, ठीक है, यानी कि इंडक्टिव जो आपकी रीजनिंग होती है उस पर ये चीज बेस्ड होगी। यानी कि यहाँ पर जब उन्होंने ये चीजें दिखाई हैं तो ये क्या होगा, एक टाइप से उदाहरण, ठीक है। और वो उदाहरण के थ्रू उनको क्या समझाएंगी, नियम, ठीक है। उन्होंने इन चीजों को दिखा दिया कि कैसे इनमें मूवमेंट्स होती है, नाव में, मछली में और हवाई जहाज में, और फिर वो उनको बॉडी मूवमेंट्स के नियम बताएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है सिवाय किसके। यानी कि जो सीड डिस्पर्सल है उन्होंने प्लांट्स में हेल्प की है बहुत, लेकिन सिर्फ एक चीज है जिसमें उन्होंने हेल्प नहीं की, अतिसंकुलता, ओवरक्राउडिंग, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसको टालने में, नए आवास में अपनी पकड़ बनाने में और नई किस्म जो है उसको उत्पन्न करने में, ठीक है। जो सीड डिस्पर्सल है उसने नई किस्म उत्पन्न करने में बिल्कुल हेल्प की है। जब हवा के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है, विंड के थ्रू होता है,
या फिर वाटर सीड डिस्पर्सल जो होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग हाइब्रिड प्लांट्स बनते हैं, अलग अलग वेराइटी आती है, ठीक है। नए आवास जो होते हैं, न्यू हैबिटाट जो होता है, उसमें धीरे धीरे अपन अपनी पकड़ बना रहे हैं सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज जो है उसके लिए प्रतिस्पर्धा टालने में। लेकिन जो ओवर क्राउडिंग होती है उसमें सीड डिस्पर्सल ने कोई भी हेल्प नहीं की है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल रीजन, ठीक है, बिहाइंड न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग रिगार्डेड एज एक्सीलेंट थ्योरी। इसमें पूछा है कि न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हैं उनको एक उत्कृष्ट सिद्धांत माना गया है, ठीक है। इसके पीछे सबसे ज़्यादा एक उपयुक्त कारण क्या है कि क्यों न्यूटन्स लॉ जो है उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, एक एक्सीलेंट थ्योरी माना गया है, ठीक है। पहला है, इन्होंने क्या है, धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में परीक्षणों की व्याख्या की है, कम धारणाएं बनाकर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया है। इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो न्यूटन की थ्योरी है उसको सबसे ज़्यादा ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी क्यों है। पहली बात तो ये कि इसमें जो धारणाएं हैं यानी कि जो अजम्पशंस हैं वो बहुत कम है। पूरी थ्योरी जो है वो ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया था, अगर आपने ढंग से देखा हो, कि जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन 1 या 2 दिन का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम तक आप एक किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तब जाके वो एक फैक्ट बनता है, ठीक है। इसीलिए ये थ्योरी जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। दिस हैज़ बीन अराइव्ड आफ्टर थॉरो एक्सपेरिमेंटेशन। ये सही है लेकिन बट यू कांट से कि बहुत सही एक्सप्लेनेशन इसकी है। परिशुद्ध गणित नहीं, दीर्घ समय नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रेयन इज ए सिंथेटिक फाइबर, बिल्कुल सही है। जो रेयन होता है वो आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ये गलत है। जो रेयन होता है वो आपका आर्टिफिशियल कॉटन होता है, ठीक है। आप घरों में कुर्ती भी पहनते होंगे रेयन की, वो आप देखिएगा कि उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि रेयन जो होता है उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल कॉटन, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स। ये बिल्कुल सही है कि जो रेयन है वो सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन जो रेयन होता है वो नेचुरल रॉ मटेरियल से ही बनता है, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 71 भी देख लेते हैं। इसमें जो है जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है और बॉल नीचे आती है, ठीक है, तो इसमें त्वरण जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। और दूसरा जो गुरुत्व का बल होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट कैन ऑल्सो बी सेम। तो एक बार आप इसका आंसर देख लीजिएगा, बट मेरे ख्याल से तो त्वरण ही होना चाहिए। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड आई जस्ट होप आई क्लियर्ड ऑल द क्वेश्चंस टू यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।